आगरा के एक छोटे से घर का बाथरूम। दो मजदूर फर्श तोड़कर खुदाई कर रहे थे। धीरे धीरे मिट्टी हटती है, बदबू फैलने लगती है और फिर सामने आता है एक कंकाल जो कभी एक जिंदा इंसान था। 45 दिन, यस 45 डेज। इतने ही दिन इसी बाथरूम में, इसी फर्श के नीचे एक लाश दफन थी और इस घर का हर एक सदस्य इसी बाथरूम में नहाता। किसी को खबर तक नहीं थी, क्योंकि जिसने राज छुपाया था वो कोई अजनबी नहीं थी, वो थी उस मरने वाली शख्स की खुद की वाइफ। जब पुलिस खुदाई करवा रही थी तो वो वाइफ वहीं पर खड़ी थी। वो पुलिस को खुद बता रही थी कि लाश किस कोने में है, पैर किस तरफ है और सिर किस तरफ। ऐसी ठंडक जो देखने वाले को भी सन्न कर दे। आखिर क्या था वो राज जिसे एक पत्नी ने अपने ही घर में 1.5 महीने तक फर्श के नीचे दबाए रखा, और क्या वजह थी कि 45 डेज तक ना पुलिस और ना ही परिवार किसी को भी भनक तक नहीं लगी। हेलो दोस्तों, आई एम सुमित एंड यू आर वॉचिंग आगरा बाथरूम बेरियल केस। 44 साल के सुरेंद्र शर्मा मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे, लेकिन पिछले कई सालों से उनका परिवार आगरा के एक मकान में रह रहा था। ये मकान बाहर से देखने में बिल्कुल किसी आम मिडिल क्लास परिवार के घर जैसा ही लगता था। एक छोटा आंगन, 2 कमरे और एक बाथरूम, जो आगे चलकर इस पूरी कहानी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला था। सुरेंद्र के पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे। कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी पेंशन करीब 28,000 रुपये हर महीने उनकी पत्नी यानी सुरेंद्र की मां कमला के खाते में आने लगी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी और यही पेंशन घर के गुजारे का मुख्य सहारा बनी। 16 साल पहले यानी 2010 में सुरेंद्र और रूबी की शादी हुई थी। उनकी 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी 13 साल की और छोटी बेटी 9 साल की। इन 16 सालों में परिवार ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हाल के ही कुछ सालों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। सुरेंद्र शर्मा कोई रेगुलर नौकरी नहीं किया करता था। बताया जाता है कि कुछ टाइम पहले उसने फूड डिलीवरी में काम करना शुरू किया था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने वहां से भी काम छोड़ दिया था। इसके बाद से वो घर पर ही रहता और उसकी दिनचर्या का बड़ा हिस्सा शराब पीने में गुजरता था। परिवार के मुताबिक घर का पूरा खर्च माँ की पेंशन से ही चलता था, जिसमें से हर महीने करीब 10,000 रुपये बड़े भाई अनिल शर्मा को भी देने पड़ते थे। बाकी बचे मुश्किल से 18,000 रुपये में 4 लोगों सुरेंद्र, रूबी और 2 बेटियों का पूरा घर चलाना पड़ता था। इतनी सीमित आमदनी और ऊपर से सुरेंद्र की शराब पीने की आदत और बिना किसी सहयोग के घर में बैठे रहना, ये एक ऐसा माहौल बना चुकी थी जहां रोज रोज की कहा सुनी अब एक आदत बन चुकी थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के मुताबिक इस घर से अक्सर तेज आवाजें और झगड़े की खबरें आती थी। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन 17 मई की रात को हुआ झगड़ा बाकी झगड़ों से अलग साबित हुआ। 17 मई को दोनों के बीच किस बात को लेकर बहस हुई, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में जो सामने आया वो इस बात की तफ्तीश करता है कि ये झगड़ा किसी सामान्य कहासुनी से बहुत आगे बढ़ चुका था। आरोप के मुताबिक रूबी ने उस रात पूरी प्लानिंग के साथ अपने पति की पसंदीदा खीर में करीब 1.5 दर्जन यानी 16 से 20 नींद की गोलियां मिला दी। सुरेंद्र वो खीर खाकर सो गया, जैसे वो अक्सर रात को करता था। घर के बाकी सदस्य, सास कमला और दोनों बेटियों को यही लगा कि वो नॉर्मल नींद में है, लेकिन रूबी इस बात से पूरी तरह वाकिफ थी कि अब सुरेंद्र की आंखें दोबारा कभी नहीं खुलने वाली। यहीं से शुरू होती है इस केस की कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग। रूबी पूरी रात सोई नहीं। वो सोचती रही कि कैसे इस सब को छुपाया जाए ताकि किसी को शक ना हो, ताकि पुलिस और परिवार की नज़रों से इस सच को हमेशा के लिए छुपाया जा सके। अगली सुबह उसने सबसे पहला कदम उठाया। अपने जेठ अनिल शर्मा को फ़ोन किया। उसने कहा कि घर में कोई पुलिस से जुड़ा मामला हो गया है, इसलिए वो बच्चियों और सास को अपने साथ ले जाए और खुद घर आने की ज़रूरत नहीं है। अनिल बिना ज़्यादा सवाल किए दोनों बच्चियों और माँ को लेकर अपने घर चला गया। यही वो वक्त था जिसने रूबी को घर में पूरी तरह अकेला और बेरोक टोक वक्त दे दिया। 18 मई को रूबी ने दोबारा अनिल को फ़ोन किया, एक नई कहानी के साथ। उसने बताया कि सुरेंद्र झगड़ा करके 5,000 रुपये लेकर घर से चला गया है और जाते वक्त कुछ नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है। ये उसका पहला झूठ था, जिसकी बुनियाद पर आने वाले 1.5 महीने की पूरी कहानी टिकने वाली थी। अब रूबी पूरी तरह से घर में अकेली थी। पुलिस जांच के मुताबिक उसने बाथरूम के फर्श को करीब 2 से 3 फीट तक खोदा, अपने पति के शव को वहीं दफनाया और ऊपर से मिट्टी बिछा दी। इसके बाद उसने एक मिस्त्री को बुलाकर उसी जगह प्लास्टर करवाया और फिर टाइल्स भी बिछवा दी। जो फर्श पहले बाकी हिस्सों से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता, वो पूरी तरह से समतल दिखने लगा था, मानो वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। जिस मिस्त्री ने प्लास्टर किया उसे इस बारे में कुछ पता था या नहीं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उसे कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि पहले ही शव को मिट्टी से ढककर छुपा दिया गया था। अगले ही दिन यानी 19 मई को रूबी ने फिर अनिल को फ़ोन किया। इस बार कहा कि उसका भी घर में मन नहीं लग रहा।
पति भी नहीं है, बच्चे भी उसके पास नहीं हैं, इसलिए उसे भी अपने साथ ले जाए। अनिल उसे भी अपने घर ले गया और अब पूरा परिवार, सास, दोनों बेटियां और खुद रूबी एक ही छत के नीचे रहने लगे। बस सुरेंद्र गायब था और उसकी गैर मौजूदगी को अब एक नॉर्मल घरेलू झगड़े का नतीजा ही समझा जा रहा था। दिन बीतते गए। अनिल ने बार बार रूबी से पूछा कि सुरेंद्र का कोई फ़ोन आया, कोई खबर मिली, लेकिन रूबी का जवाब हमेशा एक ही रहता, उसे कुछ नहीं पता। पैसे लेकर गए थे और किसी को कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार परिवार की सहमति से 20 मई को अनिल ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, ये बताते हुए कि उसका छोटा भाई सुरेंद्र 28 मई से लापता है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने इसके बाद जांच शुरू की। रूबी से पूछताछ हुई, लेकिन उसका जवाब हर बार वही पुराना बहाना था। पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग रहा था। इसी बीच रूबी अपनी दोनों बेटियों और सास को लेकर अपने आगरा वाले घर में वापस लौट आई और वहीं पर रहने लगे। पूरा परिवार अब उस बाथरूम का रोजाना इस्तेमाल कर रहा था जिसके फर्श के नीचे सुरेंद्र का शव दफन था, और रूबी जिस पर यह राज छुपाने की जिम्मेदारी थी, वो रोज उसी बाथरूम में नहाती, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के। इसी दौरान अनिल बार बार रूबी से पूछता, कुछ पता चला, कोई फोन आया, कोई संपर्क हुआ, लेकिन जवाब हमेशा एक जैसा ही रहता, कुछ पता नहीं, ना जाने कहाँ चले गए। लेकिन धीरे धीरे अनिल के मन में शक गहराने लगा था। रूबी के बयानों में एक अजीब सी इनकंसिस्टेंसी थी। कभी कोई डिटेल बदल जाती, कभी उसका लहजा कुछ और कहता है। एक झूठ को ढकने के लिए बार बार नए झूठ गढ़े जा रहे थे और यही पैटर्न आखिरकार अनिल की नज़रों से नहीं बच सका। 27 जून को अनिल अपनी मां को लेकर राजस्थान के भरतपुर गया, जहां मां का बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता था। वहां स्टेटमेंट निकलवाने पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पेंशन की पूरी रकम रूबी लगातार पेटीएम के जरिए इस्तेमाल कर रही थी और लगभग सारे पैसे खर्च हो चुके थे। जब अनिल ने रूबी से पूछा कि इतने सारे पैसे आखिर कहाँ गए, उसे उसका हिस्सा भी क्यों नहीं मिला, तो रूबी के पास कोई भी साफ जवाब नहीं था। और यह पहला मौका था जब पैसों से जुड़ा ठोस सवाल रूबी को खामोश कर गया। इसी कसमकस में अनिल ने रूबी से फिर पूछा कि इस बार उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने रूबी को भरोसा दिलाया कि अगर कोई बात छुपाई जा रही है तो वो बता दे, वो उस पर कोई भी आंच नहीं आने देगा, उसका साथ देगा। शायद इसी इमोशनल मोमेंट और महीनों के तनाव और झूठ के बोझ तले रूबी टूट गई और उसने अनिल से कहा कि वो अगली सुबह घर आ जाए। 3 जुलाई की सुबह जब अनिल घर पहुंचा और सुरेंद्र को कहीं ना पाकर उसने पूछा, तो रूबी ने पहली बार तो साफ जवाब दिया कि बाथरूम में है। अनिल बाथरूम में गया, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। उसने दोबारा पूछा तो रूबी ने साफ साफ बताया कि टाइल्स के नीचे है, टाइल्स के नीचे जमीन के भीतर उसकी लाश दफन है। ये बात सुनते ही अनिल सन रह गया। जिस भाई को वो पिछले 1.5 महीने से ढूंढ रहा था, वो उसी घर के फर्श के नीचे दफन था और उसकी बीवी को ये बात शुरू से पता थी। इसके बाद अनिल ने तुरंत पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और रूबी की मौजूदगी में ही बाथरूम की खुदाई शुरू हुई। मजदूर फर्श तोड़ते गए और जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, एक तेज बदबू हवा में फैलने लगी। आखिरकार सामने आया एक बुरी तरह सड़ा हुआ कंकाल। पहचान होने पर वो सुरेंद्र शर्मा का निकला। खुदाई के दौरान रूबी की मौजूदगी और उसका बर्ताव पुलिस के लिए भी हैरान करने वाला था। ना कोई घबराहट, ना कोई अफसोस। वो खुद पुलिस को बता रही थी कि शव किस कोने में है, कहाँ पैर है, कहाँ चेहरा। पूछताछ में रूबी ने पहले एक और कहानी गढ़ने की कोशिश की। उसने दावा किया कि उसने अपने पति को नहीं मारा, वो पहले ही चल बसे थे और डर के मारे उसने शव को बाथरूम में दफना दिया। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ये कहानी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पुलिस की गहन पूछताछ और शुरुआती फोरेंसिक संकेतों के आधार पर सामने आया कि सुरेंद्र की मौत नींद की गोलियों की भारी मात्रा से हुई थी, जो रूबी ने खुद उसकी खीर में मिलाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्डर की असली वजह लंबे समय से चल रहे घरेलू कलह, आर्थिक तंगी और सुरेंद्र का शराब की लत में डूबे रहना बताई गई। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर भेजा, लेकिन इतने दिनों बाद कंकाल पूरी तरह गल चुका होने की वजह से पारंपरिक पोस्टमार्टम के जरिए मौत के सटीक कारण की पुष्टि करना मुश्किल हो गया। इसलिए एक 5 सदस्यीय फोरेंसिक टीम बनाकर विस्तृत जांच शुरू की गई, जिसमें हड्डियों और आसपास मिले सैंपल्स की जांच शामिल थी। पुलिस के मुताबिक सिकंदरा थाना क्षेत्र में सुरेंद्र की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद जांच में सामने आया कि रूबी ने ही उन्हें मारकर बाथरूम में दफनाया था और ऊपर से फर्श बनवा दिया था, टाइलें लगवा दी गई थी। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए फर्श तोड़वाया, शव बरामद किया और आगे की प्रक्रिया के लिए पंचनामा कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ जारी रखी गई। इस केस की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 45 दिनों तक ना पुलिस, ना परिवार और ना ही घर का कोई सदस्य इस राज तक पहुंच पाया। इतने दिनों तक रूबी अपने ही घर में उसी बाथरूम में रोजाना नहाती, जहां उसे पति
लड़की की लाश दफन थी। क्रिमिनल साइकोलॉजी के नज़रिए से देखा जाए तो ये बिहेवियर कंपार्टमेंटलाइजेशन का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल माना जाता है। यानी दिमाग अपने एक हिस्से में क्राइम की मेमोरी को इस तरह लॉक कर देता है कि रोज़मर्रा की लाइफ बिना किसी डिस्टर्बेंस के चलती रहे। यही वजह है कि लंबे समय तक चलने वाले डोमेस्टिक क्राइम्स में अक्सर एक्यूज का बिहेवियर बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल नजर आता है, क्योंकि सर्वाइव करने और पकड़े न जाने की ज़रूरत गिल्ट और रिमोट से कहीं ज़्यादा हावी हो जाती है। तो इस केस में एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि रूबी का बार बार फोन करके कहानी का बदलना, पहले झगड़ा कर गए, फिर पैसे लेकर गए, फिर पता नहीं कहाँ गए, हर नई कॉल के साथ कहानी की डिटेल्स बदलती रही। ये पैटर्न बताता है कि झूठ को लगातार बनाए रखना कितना मुश्किल होता है और कैसे समय के साथ वो छोटी छोटी दरारें दिखाना शुरू कर देता है, जिन्हें एक सतर्क परिवारजन आसानी से पकड़ सकता है। आखिरकार ये राज तभी खुला जब रूबी ने एक इमोशनल मोमेंट में ये सारी बातें अपने जेठ अनिल को बता दी और अनिल ने रूबी का साथ देने के बजाय पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़्यादा जरूरी समझा। यही अनिल का फैसला ध्यान देने लायक है। पारिवारिक दबाव और रिश्तों की जटिलता के बावजूद उसने कानून का साथ देना चुना, जो हर परिवार के लिए आसान फैसला नहीं होता। ये सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये उस माहौल की भी कहानी है जहां लगातार आर्थिक तंगी, शराब की लत और घरेलू हिंसा मिलकर एक ऐसा दबाव बना देते हैं जहां कोई भी गलत रास्ता चुन लेता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ऐसे कदमों को जायज़ ठहराया जा सकता है। किसी भी सिचुएशन में किसी की जान लेना अपराध ही है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ऐसे अपराध अक्सर अचानक नहीं बल्कि सालों के घुटन से पैदा होते हैं। पुलिस के मुताबिक इस केस में मर्डर और एविडेंस छुपाने से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि शव काफ़ी समय तक जमीन में दबा रहा। इसीलिए फोरेंसिक रिपोर्ट मौत के एग्जैक्ट कॉज और टाइमलाइन को कंफर्म करने में अहम रोल निभाएगी। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस जारी है और आरोप अभी कोर्ट में प्रूव होना बाकी है। इस केस में आप लोगों को जो चौंकाने वाला लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप लोगों को लगता है कि 45 दिनों तक परिवार में से किसी को भी शक न होना सिर्फ इत्तेफाक था, या फिर इस कहानी में अभी भी कुछ अनकहा है? अगर आप लोगों को ऐसी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।